The Bronze Age civilization had flourished in the eastern parts of the world, and the western world has far less advanced at that time. Yes, student, the chapter is Iron Age civilization. Iron Age civilization. So, Bronze Age civilization had flourished in eastern parts of the world. वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट्स में ही ब्रोंज एज सिविलाइजेशन फैला था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो था दैट वाज नॉट दैट मच एडवांस एज द ईस्टर्न पार्ट्स वर. ईस्टर्न पार्ट्स ज्यादा एडवांस था, वेस्टर्न पार्ट्स उतना एडवांस नहीं था, वो थोड़ा पीछे था. ठीक है. दैट इज अराउंड 1200 BC द आयरन एज फॉलोड द ब्रोंज एज. लगभग 1200 BC में आयरन एज के बाद कौन आया? ब्रॉन्ज एज के बाद आया आयरन. मीन्स द पीरियड इन विच आयरन वाज यूज्ड. आपने पढ़ा कि ब्रॉन्ज एज में ब्रोंज यूज किया जाता था, अब ये पीरियड में क्या हो गया? आयरन यूज किया गया, इसलिए इसे आयरन एज कहा गया. आयरन की डिस्कवरी से बहुत सारे चेंजेस आए. The discovery of iron led to manufacturing of stronger tools like sickle, shovel, spades, axe, saw, nail, etc. They help in a variety of occupations. Now they started making different type of tools. है ना? They were making the tools that was much stronger, more stronger than the previous one. अब आयरन एज में जो टूल्स बन रहे थे वो टूल्स ब्रोंज टूल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे. मैंने आपको बताया था कि स्टोन टूल्स के बाद कॉपर आया. कॉपर टूल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन था? ब्रोंज. और ब्रोंज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आयरन. अब आयरन से तरह तरह के टूल्स बनाए जाने लगे और जिससे तरह तरह के ऑक्यूपेशन में मदद की. फॉर एग्जाम्पल, द एक्स हेल्प इन द क्लीनिंग ऑफ जंगल्स which led to the large scale civilization. अब उन्होंने क्या किया? कुल्हाड़ी की मदद से जंगलों को काटा और वहां पर बहुत बड़ा सिविलाइजेशन सेटल हुआ. There was an increase in the number of cities and towns. वो जंगल को काटते गए, लोग वहां पे बसते चले गए और इस तरह से नए नए शहर, नए नए टाउन का निर्माण होता चला गया. They become the center of trade and craft. और ये जो सिटीज एंड टाउन जो नए नए बन रहे थे वो किस चीज के सेंटर बन गए? ट्रेड के और क्राफ्ट के. ठीक है. अब वहां पे लोग ज्यादातर व्यापार का काम करते थे और नहीं तो फिर क्राफ्ट का काम करते थे. तो ये ट्रेड और क्राफ्ट का सेंटर बन गया. मैनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी के पास बहुत सारे सिविलाइजेशन डेवलप होने लगे. Trade between different parts of the world, migration of people, and changes in the territory due to war help in the exchange of ideas. अब जब लोग एक दूसरे के करीब आने लगे तो यहाँ पे आइडिया का एक्सचेंज हो गया. लोग व्यापार करने एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे, वहां से वो बहुत सारी चीजें सीखे और फिर वो उसे अपने देश में लेकर आए. तो इस तरह से आइडिया चेंजेज आए. उसके अलावा माइग्रेशन ऑफ द पीपल. लोग एक जगह को परमानेंटली छोड़कर के दूसरे जगह जाकर शिफ्ट होने लगे. इससे क्या हुआ? जब लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने लगे तो अपने विचारों को उन्होंने वहां भी शेयर किया. ठीक है. इसी तरह से युद्ध में जब टेरिटरी चेंज हो जाती थी, मान लो कोई टेरिटरी है जिस पर किसी राजा का राज है, दूसरे राजा ने उसे कैप्चर कर लिया. ठीक है. तो वो जिस राज्य में चला गया वहां के कल्चर ट्रेडिशन लोगों ने सीखा. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि due to different regions, migration of the people, then changes in territories due to war and trade. These three reasons were help in the exchange of ideas. इन तीन ऐसे कारण थे जिसके वजह से लोग दूसरे लोगों से मिले और अपने विचारों को एक्सचेंज किया. उनके विचार से वो कुछ सीखे और दूसरे के विचार से इन लोगों ने कुछ सीखा. तो इस तरह से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो विचारों का भी आदान प्रदान हुआ. दिस इन टर्न हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आए तो लोगों की ज्ञान भी बढ़ा, नॉलेज भी बढ़ा, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी नॉलेज बढ़ा. हम जब भी किसी के साथ रहते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं. हाँ, तो यही चीज था
कि उस समय जो लोग थे आयरन एज सिविलाइजेशन के दरमियान, जब लोग दूसरे लोगों से मिलते थे तो कुछ ना कुछ वो सीखते थे। अब क्या हुआ कि barter system was replaced by the use of currency. Barter system, what was barter system, Mr. Reyes? What was barter system? Ma'am, giving and taking things. Giving and taking the, when goods are exchanged to goods, that was called barter system. अब क्या हो गया, ये barter system खत्म हो गया, अब करेंसी का यूज होने लगा। अब हम चीजें देने के बदले हमें पैसे मिलते थे और पैसे देकर हम चीजें खरीदने लगे, जैसे कि आज के डेट में हम लोग करते हैं। तो इस पीरियड में आयरन एज सिविलाइजेशन के समय क्या हुआ, बार्टर सिस्टम रिप्लेस्ड हो गया। ओके, नाउ do you know, just you see, iron age is usually associated with the painted gray ware. It refers to the ceramic which have been fired gray and painted with black designs. Plates and balls were common vessels made out of painted gray ware. Iron age से एक ग्रे ग्रे कलर की बर्तन होते थे, उसको भी वो भी उससे जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता था कि सेरामिक्स जिसको आग में जला करके फिर उस पर ब्लैक डिजाइन से प्रिंट किया जाता था। प्लेट और बॉल, सेरामिक्स के बने हुए प्लेट और बॉल इसमें कॉमनली पाए गए, पेंटेड ग्रे वेयर से बनते थे। The greatest achievement of the Iron Age was in the field of literature. सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, लिटरेचर का इन्वेंशन शुरू किया। आपने पढ़ा कि इंदज वैली सिविलाइजेशन में पिक्टोग्राफी था, that was the sign of pictures and there was a sign and the pictures in the script of Indus Valley people. Now the invention of literature has started in the Iron Age civilization. So the greatest achievement of the Iron Age was in the field of literature. Great poems, dramas, grammars and history were written. In the Iron Age क्या क्या हुआ, महान कविताएं, dramas, grammars and history, all the things were written. And writing was not only used to keep the record, but it became a medium of for self-expression and communication of idea. अब राइटिंग के द्वारा लोग अपने विचारों को भी एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग अपने अब राइटिंग के द्वारा लोग रिकॉर्ड्स ही नहीं रख रहे थे, बल्कि वो अपने विचारों को भी एक्सप्रेस कर रहे थे। और अब राइटिंग के माध्यम से वो दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, अपने विचारों का कम्युनिकेशन कर रहे थे। The great thinker wrote about the injustices that were prevalent in the society. और जो बड़े बड़े चिंतक थे वो समाज में जो इनजस्टिस थी, जो गलतियां थी समाज में, जो बुराइयां थी, उनके बारे में वो लोग लिख रहे थे। ठीक है, समाज की बुराइयों के बारे में लिख रहे थे। दिस पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ मेनी रिलीजन। आयरन एज सिविलाइजेशन में बहुत सारे धर्म भी उभर कर आए। अभी तक आपने नहीं देखा कि बहुत सारे धर्म थे, आपने इतना ही पढ़ा था कि पीपल ट्री की पूजा की जाती थी, पशुपति भगवान की पूजा होती थी, देन मदर गॉडेस वर वर्शिप, लेकिन रिलीजन की बात नहीं थी। लेकिन इस पीरियड में रिलीजन भी बहुत सारे उभर करके आए। रिमेन ऑफ द सम ancient civilization during Iron Age have been found in many parts of the world, like Greek, Rome and Iran. इस एंशियंट सिविलाइजेशन के आयरन एज के जो कुछ आयरन एज के समय और भी जो सिविलाइजेशन थे उनके बारे में बहुत सारे देशों में जानकारी मिली है। ग्रीक में, रोम में, ईरान में, इस सब जगह सिविलाइजेशन था और सभी जगह आयरन का यूज भी होता था। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लरिश। और जैसे आयरन का डेवलपमेंट हुआ, इन सिविलाइजेशन को भी फ्लरिस्ट होने में, इन सिविलाइजेशन को भी आगे बढ़ने में मदद मिली थी। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे
कि how the different civilization were different from each other, on which matter they were different from each other. So first we will see about the three civilization: Greek civilization, Roman civilization and Iranian civilization. Okay, Greek, Roman and Iranian civilization. What were the religious differences between them? That you will see. In Greek civilization, worshipped many gods and goddesses, supreme god Janus. ग्रीक सिविलाइजेशन में लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे और सब इनके सुप्रीम गॉड कौन थे? जिनस थे. रोमन सिविलाइजेशन वर्शिप्ड गॉडेस वेस्टा, वेनस एंड गॉड्स जुपिटर, मार्स, मरकरी एंड जून. ये गॉडेस वेस्टा एंड वेनस एंड गॉड्स जुपिटर, मार्स, मरकरी, जून. आप देख रहे हो कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सॉरी जितने भी ग्रह थे, प्लैनेट्स थे, उन सबकी पूजा की जाती थी रोमन सिविलाइजेशन. इरानियन सिविलाइजेशन में देखिए वर्शिप गॉड्स इंद्र, वायु, मित्रु, फायर एंड जुरास्ट्रनिज्म. लोग जो थे अग्नि, वायु यानी नेचर की पूजा करते थे. इरानियन सिविलाइजेशन में लोग नेचर की पूजा करते थे. इंद्र भगवान की पूजा होती थी, वायु की पूजा होती थी, फायर की पूजा होती थी. जुरास्ट्रियनिज्म भी फॉलो किया जाता था. ऑक्यूपेशन अगर देखिए तीनों ही सिविलाइजेशन में, तो देखिए ग्रीक सिविलाइजेशन का लोग में क्या करते थे? ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक पीपल क्या करते थे? तो एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग, जहाज बनाते थे, एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे. देन स्कल्पटिंग, पोइट्री, मूर्तियां बनाना, पोइट्री लिखना, ये सब काम वो करते थे. अगर हम रोमन सिविलाइजेशन में देखें तो रोमन सिविलाइजेशन का भी लोगों का मेन काम एग्रीकल्चर ही था और इसके अलावा वो व्यापार करते थे और फाइटिंग करते थे, वॉरियर थे, योद्धा थे. ठीक है, अब वो अपने देश के लिए, अपने टेरिटरी के लिए वो लड़ते थे. उसके बाद ईरानियन सिविलाइजेशन में देखिए कि वहाँ क्या लोग करते थे? तो ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग, क्राफ्ट, सिल्क वीविंग, पोट्री, मेटल वर्क, जेम कटिंग. आप देख रहे हो कि अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा काम ईरानियन सिविलाइजेशन में होता था, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सारा काम करते थे. एग्रीकल्चर के साथ साथ वो जहाज भी बनाते थे, फिर क्राफ्ट, सिल्क मेकिंग, सिल्क बनाते थे, फिर पॉटरी बनाते थे, मेटल वर्क का काम करते थे, जेम कटिंग, पत्थरों को नक्काशी तराशा किया करते थे. तो दे डू लॉट ऑफ वर्क. एंड अगर इन्वेंशन देखा जाए तो ग्रीक का इन्वेंशन है कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ड्रू मैप्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ओलंपिक गेम्स. रोमानियन सिविलाइजेशन ने इन सारे चीजों को, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का सर्कमफ्रेंस कितना है, पूरा गोलाई कितना है, उसको मेजरमेंट किया गया, मैप बनाया गया, वर्ल्ड का मैप बनाया गया और साथ में ओलंपिक गेम्स. इफ यू see the example of Roman civilization, concrete water system, roads, Latin names of months and Roman laws. These are the invention. Roman laws बनाया, ठीक है, और Latin names, month का Latin names का इन्वेंट किया, वाटर सिस्टम को इन्वेंट किया, रोड्स को इन्वेंट किया, कंक्रीट वगैरह को इन्वेंट किया. इरानियन सिविलाइजेशन से अरामिक स्क्रिप्ट, डेकोरेशन ऑफ पैलेसेस विथ गोल्ड. इस पीरियड में लोग महलों का डेकोरेशन कैसे करते थे? सोना से. ठीक है, दे वर डेकोरेटिंग देयर हाउसेस विथ गोल्ड, पैलेसेस विथ गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन. सोना, चांदी और कीमती पत्थर से महलों को वो डेकोरेट करते थे. उसके साथ में हाथी दांत का भी प्रयोग होता था. तो ये सब जो कि आज के डेट में बहुत महंगे हैं, उन सारी चीजों को लगा करके राजा के महल को सजाया जाता है. So now let us study about another important Iron Age civilization that existed in India, the Vedic civilization. भारत में जो civilization है वो वैदिक civilization है. Iron Age period का जो civilization है that is called Vedic civilization. So students, just you see Vedic civilization. The word Veda or Rig means knowledge. The word Veda means knowledge. Word Veda, Ved शब्द जो है वो
इसका मतलब होता है नॉलेज। द नॉलेज कंटेन इन वेदा इज फॉर द होल मैनकाइंड। वेद में जो नॉलेज है, जो ज्ञान भरी बातें हैं, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं है, वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। बिकॉज ऑफ द टर्म वेदा, दिस पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कॉल्ड द वैदिक पीरियड। चूंकि इस पीरियड की जानकारी वेदों से मिलती है, ये वैदिक एरा है, इसलिए इस पीरियड का भी नाम वैदिक एज, वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड रखा गया। क्योंकि इसके बारे में जो भी जानकारी हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी, वो मिलेगी हमें वेदों से, इसलिए इसका नाम वैदिक पीरियड रखा गया है। वेदा ही इसके इंफॉर्मेशन के सोर्स है, हमें सारी जानकारी वेदा से मिलती है, इसलिए इसका नाम वैदिक एज रखा गया। There are four Vedas, as you know, there are four Vedas, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं, ठीक है। The Vedic periods can be divided into early Vedic period and later Vedic period. वैदिक एज को 2 भाग में बांट दिया गया, लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड पहले आता है, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आता है। The early Vedic period is also referred as ऋग वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि ऋग वेदा से ही सारे इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिलते हैं। ऋग वेदा gives the information of early Vedic period, इसलिए अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। The rest of the Vedic literature, Yajurved, Samved, Atharvaved, Brahman, Aranyak and Upanishad provide information about the latter Vedic period. बाकी जो 3 और वेदा हो गए, जिसमें कि आपने ऋग्वेदा को सुना कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी मिलती, ऋग्वेद के बाद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और साथ में ब्राह्मण, आरण्यक, जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनसे लैटर वैदिक पीरियड की जानकारी मिलती है, इसलिए उस एज को हम कहते हैं लैटर वैदिक पीरियड, और इसको एपिक एज भी कहा जाता है। लैटर वैदिक पीरियड को एपिक एज कहा जाता है। Okay, students, now I have some questions to you. So Vedic age has been divided into how many parts? कितने पार्ट्स में वैदिक एज को बांटा गया बच्चों? Sir, 2. What are they? What are they? Early Vedic period, later Vedic period. Early Vedic period. Early Vedic period, later Vedic period. Which Veda give us information about early Vedic period? Ma'am, Rig Veda. Yeah. Rig Veda period. So is this called Rig Vedic period. Yes. And which Veda provide information about the latter Vedic period? Ma'am, here Samved provide later period. Yes, Yajurved, Samved, Atharvaved, Brahmans, Aranya, Upanishad. These all books provide information about the latter Vedic period. That's why it is known as Later Vedic period. epic age. That is known as epic age. Epic age. Epic age. Veda means, Epic age. okay, Veda means bacha? Knowledge. Yes, Veda means knowledge. The word Veda means knowledge. Okay. So ऋग वेदा, oldest Veda, सबसे पुराना वेद कौन हो गया? ऋग्वेद है। Veda is the oldest Veda, composed about 3,500 years ago. आज से लगभग 3,500 years पहले इसे लिखा गया था। Does include more than 1,000 hymns known as Sukta, which means well said. ऋग वेदा में कह रहे कि 1,000 hymns है, ठीक है, 1,000 मतलब होता है वेल सेड, यानी कि सही वचन, ठीक है, इसको कहा जाता है सही वचन। हाँ, those who composed hymns call themselves Aryan.
जिन्होंने ये हाइम्स या भजन जो कुछ भी लिखा है ऋग्वेदा में, वो अपने आप को क्या कहते थे? वे अपने आप को कहते थे आर्यन। आर्यन। आर्यन अच्छे लोग होते थे, ठीक है। एंड देयर ओपोनेंट्स एज दासा और दस्यूज, और जो आर्यन के विरोधी थे उन्हें दासा या दास या दस्यु कहा जाता था। अनार्य होता है ना, लुटेरे होते हैं, अनार्य उनको कहा जाता है। तो इसे आर्यंस जो होते थे उन्हें उन्होंने हाइम्स लिखे थे, उन्हें आर्यन कहा गया। और जो आर्यन के विरोधी थे उन्हें दस्यु का नाम दिया गया, दस्यु या दाशास, ठीक है। अगला जो हमको पढ़ना है वो है पॉलिटिकल कंडीशन। मैं पॉलिटिकल कंडीशंस के बाद एंड करूंगी, क्योंकि ऋग्वेदा मीन्स राजा who were different from the latter Vedic age। ऋग्वेद का मतलब होता है राजा। ऋग्वेदा मीन्स राजा who were different from the latter Vedic age। ऋग्वेदा में जो राजा का वर्णन किया गया है वो लेटर वैदिक किंग से, लेटर वैदिक पीरियड के राजा से बिल्कुल अलग थे। They neither had capital, cities, palace और armies, nor they collected taxes। ये जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा होते थे वो न तो उनका राज्य होता था, न उनकी राजधानी होती थी, न उनका महल होता था, और न ही उनकी सेना होती थी, और न ही वो अपनी जनता से टैक्स कलेक्ट करते थे। Kingship was not an ordinary basis, but in the later Vedic period there was a number of small and big kingdoms। राजा जो था वो उसमें हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था। हेरिडिटरी सिस्टम में तो राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम ऋग वैदिक पीरियड में नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे छोटे बड़े राजा राज्य बने और उनके रूलर्स हुए, वेयर किंगशिप वाज हेरिडिटरी। लेटर वैदिक पीरियड में छोटे बड़े बहुत से राज्य बने, और जहां पर राजा जो होता था वो हेरिडिटरी सिस्टम था, यानी राजा के बेटा को ही राजा बनाना होता था। A सम्राट और महाराजा कंट्रोल ए लार्ज किंगडम्स नोन एज राष्ट्र। सम्राट और महाराजा ये बहुत बड़े किंगडम को कंट्रोल करते थे, और उस बड़े किंगडम को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। बड़े किंगडम को राष्ट्र कहा जाता था, ठीक है। और द किंग वाज असिस्टेड बाय पुरोहित, मंत्री, सेनानी एंड ग्रामीण। राजा को उनके कामों में मदद कौन करते थे? पुरोहित होते थे, वो मदद करते थे। मंत्री, सेनानी, ग्रामीणी, ये सारे लोग राजा को उनके कामों के लिए मदद किया करते थे। The king consulted the Sabha and the Samiti on all important matters। राजा अपने सारे इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए अपनी सभा और समिति से बातें करता था, ठीक है। सभा और समिति से अपने सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। एंड द सभा वाज a small body of selected village elder and the samiti was a large assembly that was responsible for policy making। सभा कौन होता था? सभा गांव के एक छोटा सा बॉडी होता था जिसमें गांव के इलेक्टेड पीपल्स होते थे, जबकि समिति एक बहुत बड़ी असेंबली थी और जिसका काम होता था पॉलिसी बनाना। The powers of the king increased in the latter Vedic period। They performed राजसूय and अश्वमेध यज्ञ। राजा का पावर जो था वो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने लगा। राजसूय sacrifice was performed by the king to gain supreme power, and the Ashwamedh was declaring his power over a vast territory। The increase in the power of the king resulted in decrease in the power of Sabha and Samiti। राजसूय यज्ञ जो किया जाता था वो राजा के द्वारा सुप्रीम पावर को गेन करने के लिए किया जाता था। उसे सुप्रीम बनना था, उसके पावर को सुप्रीम बनाना होता था, इसलिए राजा जो था वो राजसूय यज्ञ किया करता था। अश्वमेध यज्ञ अपनी 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 पावर को दिखाने के लिए किया जाता था। आपने रामचंद्र जी की स्टोरी पढ़ी होगी, उसमें ये पढ़ा था कि राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए थे,
और उन घरों को कौन पकड़ा? सारे लोगों ने, किसी ने हिम्मत नहीं थी, लेकिन लव और कुश उनके अपने ही बेटों ने घोड़े को पकड़ लिया था, और जिसके बदले में लव कुश को राजा रामचंद्र से युद्ध करनी पड़ी। तो ये होता था, लोग वो जिस टेरिटरी से घोड़ा गुजरता था उसे लोग कोई पकड़ते नहीं थे। पकड़ने का मतलब था कि हम आपके अधीनता को स्वीकार करते। अगर कोई पकड़ लेता था तो उसे राजा के साथ उसे लड़ना होता था। तो ये चीज था। तो इस तरह से आपने देखा कि लेटर वैदिक पीरियड में राजा का पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया। राजा तो स्ट्रांग हो गया, लेकिन सभा और समिति जिससे कि राजा, जिसकी मदद से राजा काम करता था, वो अब कमजोर पड़ गया। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर, इसके बाद जो भी है मैं थोड़े बहुत स्कूल में और क्लियर कर दूंगी। जस्ट आई एम एंडिंग माय क्लास स्टूडेंट्स।